इंदौर का राजबाड़ा होलकर शासन का प्रतीक 80 साल बाद फिर सुर्खियों में है। 1945 में आखिरी बार यहाँ होलकर राजाओं का दरबार सजा था। यहाँ शासकीय निर्णय लिए जाते थे और 20 मई 2025 को लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के समापन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी पूरी कैबिनेट यहाँ बैठक कर रही है। यह आयोजन परंपरा और लोकतंत्र के संगम का प्रतीक है। अहिल्याबाई, जिन्हें सुशासन, महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन की मिसाल माना जाता है, उनकी विरासत को इस बैठक के जरिए सम्मान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इसे अहिल्याबाई के गौरवपूर्ण जीवन को श्रद्धांजलि बताया, जिसमें जनहित के कई अहम फैसले लिए जाएंगे। 20 तारीख को इंदौर में राजवाड़ा के अंदर जिस राजवाड़े का निर्माण कार्य होलकर महाराज मल्लाराव जी ने प्रारंभ किया था, जिसका पूरा करने का काम अहिल्या माता जी ने किया था, उसी राजवाड़े में हम कैबिनेट का उनके सम्मान में आयोजन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार इंदौर के अंदर राजवाड़े में कैबिनेट होगी। उस कैबिनेट में राज्य के हितैषी निर्णय तो लिए ही जाएंगे। मैं मान के चलता हूँ कि वो सच्चे अर्थ में हमारी अहिल्या महारानी की स्मृति का दिवस रहेगा, जब तिथि के हिसाब से उनका जन्म जयंती वर्ष है, साथ ही साथ उनका विवाह वर्ष भी 20 मई को है और एक और बात मल्लाराव होलकर जी की भी पुण्यतिथि उसी दिन है। ऐसे में ये 3 योग बने हैं जिनके आधार पर हम उनको स्मरण करना चाहेंगे। यह आयोजन सियासी हलकों में भी चर्चा का विषय है। मालवा, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, इसमें इस तरह की हाई प्रोफाइल बैठक को कई लोग सियासी रणनीति के तौर पर देख रहे हैं। बीजेपी इसे मालवा की जनता के करीब जाने और अहिल्याबाई की विरासत के जरिए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने का मौका बता रही है। वहीं विपक्ष कांग्रेस इसे दिखावटी दरबार करार दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह आयोजन जनता की समस्याओं जैसे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य से ध्यान हटाने की कोशिश है। उनका सवाल है कि क्या इतने बड़े आयोजन से आम आदमी को कोई ठोस लाभ मिलेगा या ये सिर्फ बीजेपी की ब्रांडिंग है। अहिल्याबाई के जो आदर्श थे, जो उनके विचार थे, उन विचारों पर सरकार चल रही होती, महिलाओं को आदर कर रही होती, महिलाओं का सम्मान कर रही होती। मध्य प्रदेश के मंत्री, सेना में हमारी बहनें, जो कर्नलों को जो जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, वो आपके मंत्री ना कर रहे होते, तब माना जाता कि आप अहिल्याबाई की पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उनके विचारों पर चल रहे हैं और इतिहास बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये दावा किया है कि इस बैठक में जनहित में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। माना जा रहा है कि मालवा के विकास, महिला सशक्तिकरण और इंदौर की स्वच्छता व डिजिटलाइजेशन जैसे पहल पर फोकस होगा और इंदौर मेट्रो और हुकुमचंद बिल जैसे प्रोजेक्ट्स को गति देने की घोषणाएं हो सकती हैं। इसके साथ ही अहिल्याबाई की विरासत को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और शैक्षिक पहल की उम्मीद की है। लेकिन क्या ये फैसले जमीनी बदलाव लाएंगे या सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। राजा की गद्दी से लोकतंत्र की कुर्सी तक राजबाड़ा ने 80 साल का लंबा सफर तय किया है। लेकिन सवाल वही है, जनता को क्या मिला, क्या मिलेगा? अहिल्याबाई की धरती पर सजा ये लोकतंत्र का दरबार क्या मालवा के लिए नई दिशा देगा या सिर्फ सियासी मिठास घोलेगा? यह आयोजन मध्य प्रदेश के भविष्य को कैसे आकार देगा, ये तो वक्त ही बताएगा। टीवी 24 के लिए भोपाल से जीएस ठाकुर के साथ अतुल पाठक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस आज इस बात पर केंद्रित है कि होलकर राजाओं का राज दरबार एक बार फिर से सजा दिखने वाला है। ऐसा क्षेत्र जहां से मालवे के विकास की
परिकल्पना को आकार दिया जाता था, उस राज दरबार से अब मध्य प्रदेश के नए विकास की दिशा तय हो सकती है। अपने नित नए प्रयोग के लिए जाने जाने वाले मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी ने ये पहल की है और इस पहल के अंतर्गत अब राजबाड़ा में एक बार फिर से राज दरबार सजेगा, यानी मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। और इस कैबिनेट की बैठक पर निगाह इसलिए भी है क्योंकि यहीं से नए विकास की राह निकलती हुई दिख रही है। अलग अलग स्थानों में कैबिनेट बैठक करके उस क्षेत्र को अपने शासन से जोड़ने की कोशिश करने वाले मोहन यादव की इस नई पहल पर आज डिबेट करेंगे और जानेंगे कि इस पहल क्या फ़ायदा होने वाला है और जो विपक्ष आलोचना कर रहा है उसके क्या अपने तर्क हैं। इस डिबेट को शुरू करेंगे उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। इस मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हर्ष जैन जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे फैसले को और इस पूरे कदम को राजनीतिक रूप से विश्लेषण कर समझाएंगे हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और रिपोर्ट के ज़रिए जैसा कि हमने बताया कि वैभवशाली होलकर राजाओं का राज दरबार एक बार फिर लोकतंत्र में सजता हुआ दिख रहा है। और इस बार लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, यहाँ से जो फैसले होंगे वो पूरे मध्य प्रदेश पर असर करने वाले होंगे। क्या है इस फैसले का औचित्य और क्या सोच बताती है ये बताएंगे सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? नमस्कार जी, मिल रही है आपकी आवाज़ जी। हम यही जानना चाहेंगे कि ये लोकतंत्र का राज दरबार कहा जा रहा है कैबिनेट की बैठक का राजबाड़ा में होने का फैसले को कैसे देखते हैं और क्या उम्मीद करें इस कैबिनेट में क्या कुछ मिलने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारी मूल आत्मा है, पंचनिष्ठाएं हैं, उसमें विश्वास करती है और उसमें एक पंचनिष्ठा है भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकात्मकता और राष्ट्रवाद। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मकता हमारा मूल मंत्र है। और हमारे यहाँ पुराणों में कहा भी गया है कि यददा चरेति श्रेष्ठ देवेतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकतदम अर्थते। तो जो जैसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपना श्रेष्ठ महापुरुष हैं जिन्होंने जो रास्ता अपनाया है, जो पंथ अपनाया है, उस पंथ पे अपना करके उन्होंने जो प्रमाण छोड़े हैं उसको हम देखते हैं और उस पर हम अनुसरण करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के गौरव, भारत की सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा की संभाग जो है, जैसे देवी अहिल्याबाई हैं, लोक माता जिनको हम कहते हैं, रानी दुर्गावती हैं, महाराजा छत्रसाल हैं, राजा भोज हैं, चंद्रगुप्त हैं, सम्राट चंद्रगुप्त हुए, या हमारे जो महापुरुष हैं उनसे हम शिक्षा लेते हैं, उनसे हम प्रेरणा लेते हैं और उसको हम अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। और अगर भगवान रूपी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है कि मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करें, 25 वर्ष हो जाएंगे कांग्रेस बाहर है सत्ता से, लगातार 5 बार के विधानसभा चुनाव में और 3 बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। निसंदेह उसमें एक मुख्य कारण ये है कि हमने जो हमारे महापुरुष हैं, हमारे जो राष्ट्र नायक हैं, उनका सम्मान किया, उनके गुणों से, उनकी जो अच्छाइयां हैं उनको लेकर के अपने जीवन में और सरकार में है तो उसको धरातल पर उतार करके भगवान रूपी जनता का कैसे कल्याण करें, नागरिक देवो भव की जो बात प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं उसको कैसे हम उनके लिए लाभकारी बनाएं, तो उसको करना चाहते हैं। और अहिल्याबाई जो है लोक माता, उनको सच्चे मायने में कहें। देखिए, कई लोग कहते हैं कि भारत में महिलाएं के घूंघट तोड़ने वाली होती थी, महिलाओं को दोयम दर्जे का समझा जाता था, लेकिन मुझे लगता है कि ये सभी लोग झूठ बोलते थे। देवी अहिल्या जी का अगर वो रूप देख लेते तो वो ये सारी बातें भूल जाएंगे, या रानी दुर्गावती जी का रूप देख लेते तो ये सारी बातें भूल जाते। लेकिन इसमें कई लोग जो वामपंथी लोग हैं वो हमेशा हमारी नारी शक्ति का अपमान करने वाले लोग रहे। हम तो भारतीय जनता पार्टी अभी आज भी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वथा अफला, हम उसको मानते हैं और देवी अहिल्याबाई उसके प्रतीक हैं। तो देवी अहिल्या जी ने जो शासन चलाया, जब उनके महाराज मल्हार राव होलकर जी के असमय देवांगन हो गए
तो उन्होंने फिर शासन किया। ये कहीं ना कहीं प्रमाण है कि हमारे यहाँ हमारी मातृशक्ति को शासिका भी बनाया जाता है। और आज 300वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, 300वीं जन्म जयंती चल रही है उनके जन्म की। वर्ष वर्ष से पूरे प्रदेश भर में, देश भर में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में ही अगर हम जो राजवाड़ा है जहाँ से उन्होंने शासन किया, तो वहाँ जाकर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं कहूँगा सही मायने में वो हमारी लोक माता देवी अहिल्या जी के, रानी दुर्गावती जी के, राजा भोज जी के, महाराजा छत्रसाल जी के, तो उनके पर्याय मुझे समझ में आता है कि जिस प्रकार से वो उनके दर्शन को, उनके चिंतन को अपने राजनीतिक जीवन में उतारते हैं और कैसे जन कल्याण करें। और अगर लोक माता की बात करें देवी अहिल्या जी की, तो आप देखिए नारी सशक्तिकरण की प्रमाण है, धर्म ध्वजा को, संस्कृति की संरक्षक हैं, वो बढ़ाने वाली हैं। वस्त्र उद्योग जो उन्होंने बढ़ाया, उसको बढ़ाया, वो भी बड़ा प्रेरक है उनका। आज महेश्वर की साड़ियां जो हम आएंगे आपके पास और चीजों को समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन काफी नपे तुले अंदाज में आपने बता दिया कि एक तरफ प्रशासन, दूसरे तरफ संस्कृति को समन्वय करने के लिए इस तरीके की पहल की गई है और राजवाड़ा एक बार फिर से हमें सजा हुआ दिखाई देगा। कांग्रेस ने इसमें कुछ टिप्पणियां की हैं और कांग्रेस को क्या लगता है ये जान लेते हैं। हर्ष जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक पहल है और कैबिनेट की बैठक होगी तो फैसले आएंगे, उसकी भले आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की पहल के जरिए एक संदेश संस्कृति और प्रशासन दोनों को तालमेल करने की इस कोशिश को आप कैसे देखते हैं हर्ष जी? मोहन जी, इस डिबेट की शुरुआत में देवी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करके, और मुझे गर्व है कि मैं इंदौर शहर से आता हूं और हम देवी अहिल्याबाई होलकर के शहर के निवासी हैं। मेरे साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जी के प्रवक्ता ने 2-3 श्लोक तो बड़े अच्छे बोले। जितनी उन्हें तारीफ अहिल्याबाई होलकर की करी, हम सदैव इंदौर के हर एक नागरिक करते हुए आए। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बात याद दिलाना चाहूंगा कि देवी अहिल्याबाई होलकर के लाइफ में जो उनने सिखाया है उसको आप अपने जीवन में आचरण में भी लाएं। वो न्याय की मूर्ति के रूप में जानी जाती थी। जब वो न्याय करती थी तो अपने और परायों में फर्क नहीं करती थी। एक बार का मैं आपको किस्सा बताता हूँ, बड़ा प्रचलित किस्सा है कि एक बार उनके स्वयं के लड़के का रथ गुजर रहा था इंदौर से और एक गाय का बछड़ा वो रथ के सामने आ गया और वो उसकी हत्या हो गई, रथ के नीचे कुचल के। तो अहिल्या माता ने अपने और पराये के बीच में फर्क नहीं करा, वो स्वयं रथ लेके निकली और अपने स्वयं के बच्चे को दंड देने निकली। तो ये न्याय मूर्ति के रूप में जानी जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अपने और पराये में फर्क कर रही है। ये महिला नारी शक्ति की बात कर रहे थे, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आप नारी शक्ति की सिर्फ बातें करते हैं। जिस तरीके से विजय शाह ने एक हमारी देश की बेटी का अपमान करा, बातें आपकी कहां गई थी? तो ऐसी कई चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी बातें अलग करती है लेकिन उनका चाल और चरित्र अलग रहता है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के पास भी तर्कस में तीर कम नहीं है और उन्होंने कुछ आलोचनाएं की हैं तो तर्क भी दिए हैं। आऊँगा जैन साहब, लेकिन एक टिप्पणी ले लेते हैं राजन जी से, उसके बाद आपसे जवाब भी ले लेंगे। राजन जी, कुल मिलाकर इस पूरी पहल को क्या मैसेज के रूप में देखें? किस तरीके का मैसेज जा रहा है प्रदेश में और इससे क्या उम्मीद करें? यहाँ जब बैठक होगी तो क्या निकल के आ सकता है? कैबिनेट की जो बैठक होती है वो मंत्रालय के अंदर होती थी जी। अब इस मोहन सरकार ने एक बात तय की है, ऐसे पुराने मुख्यमंत्रियों ने भी किया था कि कैबिनेट की बैठक अलग अलग शहरों में करने जा रहे हैं। जैसे आने वाले समय में जून में मुझे लगता है पचमढ़ी में कैबिनेट की बैठक होना है। और इंदौर क्या है, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। उस हिसाब से इंदौर शहर एक विकराल बड़ा शहर है और जिस जगह पर वो कर रहे हैं वो पवित्र जगह तो है ही जहां पर वो कर रहे हैं, पर सुशासन को दिखावा करने की जरूरत भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महल की स्थिति थी उसी स्थिति में उनको अपना काम करना चाहिए था। क्योंकि उससे क्या होता है, सरकार का जो बोझ होता है वो बोझ बढ़ता है। बोझ कम करने के लिए सरकार आपके घर पर आ रही है, आपके द्वार पर आ रही है, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से हम जन सुनवाई हर हफ्ते में करते हैं, कलेक्टर
कमिश्नर, अपने विभागों के अंदर सब जगह पे समीक्षाएं होती हैं, उस जगह पर अगर जनता से सीधा अट्रैक्शन चाहिए तो जनता से अट्रैक्शन के लिए आपको जनता कहाँ खड़ी हुई है, किस जगह पर है, उसको देखना होगा। कैबिनेट के फैसले भोपाल में भी हो सकते हैं, कैबिनेट के फैसले इंदौर में भी हो सकते हैं। जिस तरीके के कैबिनेट में फैसले होने जा रहे हैं, कल एक बहुत अच्छी बात है, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की बात हो रही है, वो फैसले यहाँ भी हो सकते थे, वहां करने जा रहे हैं। उसके पीछे राजनीतिक कारण ढूंढना जरूरी नहीं है, परंतु विरासत में कोई चीज मिली हुई है, उस विरासत की चीज को अगर सजना संवारने का काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। और 300 साल 300वीं जयंती अगर माँ अहिल्या की मना रहे हैं, और क्योंकि अपने आप में रिलीजियंस में भी बहुत उनका बड़ा योगदान रहा है। आप ये देखते हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो मंदिर है वो इंदौर शहर या इंदौर के आसपास, आप खंडवा देखेंगे, बुरहानपुर देखेंगे, खरगोन देखेंगे, महेश्वर देखेंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। पर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कैबिनेट ने अच्छी पहल किया है, कैबिनेट बहुत अच्छी जगह पर हो रही है, उस सब चीजों को कैबिनेट के डिसीजन होना चाहिए, परंतु सुशासन को दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है जनता के ऊपर एक बोझ बढ़ता है और अननेसेसरली जो खर्चा है वैसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए, दोनों तरीके की बातें सामने आई हैं और सत्येंद्र जैन जी बड़ी तल्लीनता से सवालों को लिख भी रहे थे, तो मुझे उम्मीद है कि जवाब भी वो देंगे। जैन साहब, कांग्रेस ये पूछ रही है कि भाई आप अहिल्याबाई जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी हुई चीज़ें एडॉप्ट नहीं हो रही है सरकार में। दूसरी ओर राजन जी ने भी कही कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो केवल दिखावे के रूप में ना रह जाए। ऐसी चीज़ें जब आती हैं, बातें आती हैं, सरकार की ओर से क्या कहना चाहेंगे, कुछ भरोसा दिलाना चाहेंगे कि ये दोनों चीज़ें गलत साबित हों? देखिए, हम तो इन सारी जो बातों को गलत सिद्ध करते ही आ रहे हैं हमारी सरकार में। और हमारी सरकार ने देखिए महिला सशक्तिकरण की कीर्तिमान रच दिए हैं। आप देखें, लाडली बहना में लगभग 1.25 करोड़ बहनों को हम अभी 1250 रुपए दे रहे हैं और 3000 रुपए प्रति माह तक देने का हमारा संकल्प है, और हम निकट भविष्य में देंगे भी। और अभी 24 किस्त दे चुके हैं, लगभग 35,000 करोड़ रुपए की राशि से हम अपनी माताओं बहनों के लिए दे चुके हैं, क्योंकि उनको हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। जो माता अहिल्याबाई का संकल्प रहा है, उनके शासन में झलकता रहा है। और जिस प्रकार से हमने आज देश के अगर 55 करोड़ के आसपास जो बैंक अकाउंट खोले हैं, उसमें 70% जो बैंक अकाउंट्स हैं वो माताओं बहनों के, तो सॉरी 55% बैंक अकाउंट हैं वो माताओं बहनों के हैं। और जो मुद्रा लोन हमने लगभग 45 करोड़ के आसपास दिए हैं, उसमें 70% के जो लोन है वो हमने माताओं बहनों के लिए दिए हुए हैं। और जो हम अगर रजिस्ट्री करते हैं, तो मध्य प्रदेश में कोई भी संपत्ति की रजिस्ट्री होती है तो उसमें हमने माताओं बहनों के नाम से करने में स्पेशल 2% की छूट दी जाती है। और इसी प्रकार से अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के जो आवास घर हैं, उन सबको भी माताओं बहनों के नाम करने पे एक प्रोविजन ही किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम माताओं बहनों को अनेक योजनाओं के द्वारा स्वावलंबी बना रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं। और मुझे लगता है कांग्रेस ने इसको मंत्र को माना नहीं। हाँ, अगर विजय शाह जी ने स्वयं ही क्षमा मांग ली, बार बार क्षमा मांगी है, और उनका मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जो भी न्याय संगत होगा, कोर्ट के निर्देश होंगे, हमारी सरकार पालन करेगी। लेकिन क्या कांग्रेस जवाब देगी कि सेनाओं को, जो राहुल गांधी कहते रहे कि भारत की सेना गलवान के समय चीन से पिट जाती है, या जो सेना के जो सेना प्रमुख होते हैं उनको गुंडा बताने वाली एक कांग्रेस के नेतागण है। तो और मध्य प्रदेश में अगर तो आप देखिए, क्या हमारी सेना का वहां आरती उतार रही थी क्या कांग्रेस? और आज भी कभी क्षमा नहीं मांगी राहुल गांधी ने। हमारे विजय शाह जी तो बार बार क्षमा प्रार्थना कर चुके हैं, उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ, उनसे गलती हो गई, उन्होंने क्षमा। आज तो हम जी इस फैसले पर आए हैं कि भाई कैबिनेट वहां राजवाड़ा में हो रही है। जी 5 सेकंड दीजिए जी। वरिष्ठ पत्रकार जी ने बड़ी अच्छी बात उठाई कि सुशासन के लिए आवश्यक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें विश्व के टॉप 5 जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें मध्य प्रदेश हुआ, और मध्य प्रदेश में लगभग 13 से 14 करोड़ लोग पर्यटक आए हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उज्जैन और इंदौर वाला जो मालवा क्षेत्र है, या जो वहां जो बैठक हो रही है, उस जगह पे उज्जैन की जो जीडीपी है, जब से महाकाल बना है, महाकाल लोक,
और वहां पर तिगुनी हो गई है, 3 गुना वहां की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, तो जीडीपी बढ़ गई है। तो एक बहुत बड़ा पर्यटन को बूस्ट मिलता है। मुझे लगता है कि इससे 14 करोड़ जो पर्यटक आए हैं पिछले वर्ष, इस बार 18 करोड़ आए, और पर्यटन के क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश विश्व के टॉप 5 डेस्टिनेशन में आ गया है, मुझे लगता है हम वो फिर कीर्तिमान रचें, तो उसमें एक बड़ा सार्थक कदम होगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव जी को, समस्त कैबिनेट को साधुवाद भी देता हूं। इसी प्रकार से वो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, चाहे वो सिंग्रामपुर में बैठक की थी, आप यहाँ पर कर रहे हैं, बैठक करते रहे, हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, सुशासन भी मिलता है, और जो लास्ट माइल डिलीवरी होती है, हमारे जो मध्य प्रदेश का अंतिम गांव है, अंतिम छोर का व्यक्ति है, उसको ये भी लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार उनके पास ही आ गई है। बिल्कुल, और लोगों को कनेक्ट करने के लिए इस तरीके की पहल को नवाचार से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि ये अनोखी पहल है, लोगों तक सरकार जा रही है। हम इसी विषय पर बने रहेंगे, आसपास इधर उधर ना भटके। तो हर्ष जी, बाकी विषय अलग, लेकिन इस पहल को तो आप नकार नहीं सकते कि इस तरीके की पहल से लोगों तक सरकार पहुंचने की कोशिश कर रही है। फैसले जब आएंगे तो और चर्चा करेंगे, लेकिन ये पहल में कोई आपको गलती दिखती है क्या? मोहन जी, हर्ष जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, आवाज मिल रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? जी मिल रही है। जी, बोलिए बोलिए बोलिए। ये एक और इवेंट करके कर्जा, और ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए, आपसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, शायद कुछ तकनीकी दिक्कत है। जब तक राजेंद्र जी से टिप्पणी ले लेते हैं। जैन साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं। सत्यन जी, ठीक है, सत्यन जी। हाँ, देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अब 31 मई को यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भी महिला सशक्तिकरण के पर्याय हैं, देवी अहिल्या जी की उनके छवि दिखती है, या महाराजा विक्रमादित्य की छवि दिखती है कुशल प्रशासक के तौर पे, या राजा भोज, ऐसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी भोपाल आ रहे हैं और हमारे देश की लाखों महिलाओं का वंदन करेंगे, अभिनंदन करेंगे, और हमारी यशस्वी लोक माता देवी अहिल्याबाई जी का जो 300वीं जन्म जयंती है, उसके उपलक्ष्य में वो डाक टिकट भी जारी करेंगे, और एक सिक्का भी जारी होगा 300वीं वर्ष की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, वो सिक्का भी जारी होगा, वो जनता के समय लोकार्थ होगा। और साथ ही साथ जो महिला स्व सहायता समूह हैं, जिसकी 1 लाख से ज्यादा बहनों का वो अभिनंदन करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, और अनेक योजनाओं के माध्यम से उनको लखपति दीदी बनाने का, और अभी हमने सैकड़ों नवोद्रोण दीदी बना दी है, अगले साल में भी हमारी हजारों नवोद्रोण दीदी बना करके कृषि के क्षेत्र में उत्थान के लिए काफी पहल हो रही है। लेकिन निकलेगा क्या? राजन जी, आपको क्या लगता है, इस पूरी कवायद के बाद हम क्या देखें? क्योंकि ऐसे भी फैसले आएंगे जो कि इस पूरे कार्यक्रम से अहिल्याबाई होलकर और होलकर शासन से जुड़े हुए भी हों, मालवा के उत्थान से जुड़े हुए हों। क्या ऐसे फैसले आते हुए दिख रहे हैं क्या इस कैबिनेट में? मैं ये देख रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका फोकस उद्योग पर बहुत ज्यादा है, और उद्योग के जिस तरीके से इवेंट हो रहे हैं और कॉन्क्लेव हो रहे हैं, उससे कुछ न कुछ तो निकलेगा सही। अगर ये धरातल पर भी 15%, 20%, 25% भी आ जाता है, तो प्रदेश के लोगों को, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर में जो कैबिनेट करने, आज हमारा विषय इंदौर में कैबिनेट बैठक के ऊपर था, जिसमें इंदौर की जो कैबिनेट हो रही है, वो एक बड़ा अच्छा, मतलब मैं समझता हूं कि सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से हम होलकर महाराज के समय पे जब कैबिनेट बैठक करा करते थे और राज्यों के फैसले करते थे वहां पर बैठकर, तो राज्य के फैसले वहां से जब भी होते हैं, तो मेरे दूसरे साथी ने, जो प्रवक्ता महोदय ने बताया कि जो फैसला वहां पर हो, वो उन्होंने कथा सुना के बताया कि न्याय संगत होना चाहिए। सरकारें हमेशा न्याय संगत ही काम करती हैं, और उन्हें न्याय संगत जनता के साथ करना भी चाहिए। अगर वो किसी तरीके का छलावा या वो करते हैं, तो वो सरकारें आपको बहुत दिनों तक सत्ता में नहीं मिलती हैं। ठीक है। कैबिनेट
में जो फैसले होते हैं उन कैबिनेट के फैसलों को इम्प्लीमेंट करने के लिए मंत्रालय होता है। मंत्रालय उन कार्यों को करता है और जब कार्यों को करता है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता तो है कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं, ये जनता की सरकार है और जनता के ऊपर काम करती है, इसलिए जनता के बीच में उनको रहने के लिए जाना चाहिए। पर मेरा अभी भी यहाँ पर ये कहना रहता है हमेशा कि हमें दिखावा, सुशासन का दिखावा क्या उस तरीके की चीजें करने से हम लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बोझ बढ़ता है, उस फाइनेंशियल बोझ को हम कैसे कम कर सकते हैं उस पर विचार करना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं हर्ष जी और मुख्यमंत्री को। ठीक, हाँ हर्ष जी एक बार जुड़ गए हैं सरकारी दफ्तरों के अंदर किस तरीके। ठीक है हर्ष जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी मोहन जी, आप अपनी बात पूरी करिए जल्दी, आखिरी कुछ क्षण बचे हुए हैं। मोहन जी, आज मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है, 5 लाख करोड़ का कर्ज होने वाला है। दुर्भाग्य ये है कि जिस प्रदेश में 5 करोड़ जनता सूखी रोटी और प्याज खा के अपना पेट भरती है, वहां पे उस प्रदेश के मंत्री चांदी के बर्तन और चांदी के सिंहासन पर बैठ के भोजन करेंगे। उस पे जो खर्चा हो रहा है, इतने बड़े बड़े सीएम और पीएम के कटआउट लगे हैं पूरे इंदौर शहर में, पूरा रेनोवेशन हो रहा है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। ये पैसा किसका है? ये मध्य प्रदेश की जनता का पैसा है, ये मंत्रियों का पैसा नहीं। जो काम आप मध्य प्रदेश की जनता का पैसा बिना बर्बाद करे भी करा जा सकता था, उससे ये करोड़ों रुपए का इवेंट क्यों हो रहा है? पहला सवाल ये। ठीक है, दूसरी बात, जल्दी मैं वापस से वो दोहराना चाहूंगा। ठीक है, ये पहले सवाल का जवाब ले लेते हैं क्योंकि आखिरी कुछ 1 मिनट बचे हैं। सत्यन जी, ये भारी भरकम खर्चा करके इस तरीके के आयोजन का क्या औचित्य है? देखिए, ये राजस्व, जब मैंने आपको बताया पर्यटन बढ़ रहा है, उद्यमशीलता बढ़ रही है, उद्योगशीलता बढ़ रही है, वहां पर लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, अधिकारी सतर्क हो रहे हैं। अगर जगह जगह जाते हैं तो निस्संदेह प्रशासन में भी कसावट आती है। तो मुझे लगता है ये निवेश है। और जिस प्रकार से आज 3,50,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्ति मध्य प्रदेश को होने लगी है, ये वही मध्य प्रदेश है जहां 5,000 करोड़ रुपए नहीं आते थे साल भर में, दिग्विजय सिंह जी के समय। या जो जीडीपी थी 70,000 करोड़ की थी, तो हमने कोई 35,000 करोड़ की जीडीपी नहीं की है, आज 17,000 करोड़ की जीडीपी की है। और निकट भविष्य में 45,000 करोड़ की जीडीपी करने का हम लक्ष्य 45 लाख करोड़ की जीडीपी करने का लक्ष्य हम लेके चल रहे हैं। तो ये सारे काम है, निसंदेह इससे राजस्व होगा। समय की बाध्यता है और हमें उम्मीद है कि जब फैसले कल आएंगे तो एक बार फिर से डिबेट करेंगे, तो चीजें और डिस्कस करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजबाड़ा में जब राज दरबार लगा है तो जनता को, ये लोकतंत्र से जुड़े हुए लोगों को क्या कुछ मिला है। फिलहाल समय की बाध्यता के चलते इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। सत्यन जी हमारे साथ जुड़े, धन्यवाद। राजन जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हर्ष जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।